यह कहानी है उस दौर की जब इंसान की लालच और एक भयंकर न्यूक्लियर वॉर ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ रेत का खौफनाक समंदर है, एक ऐसा रेगिस्तान जहां जिंदगी दम तोड़ चुकी है और लोग एक एक बूंद पानी और खाने के लिए दरिंदों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बंजर रेगिस्तान के बीच एक छुपी हुई जगह पर हरियाली मौजूद है जिसे दुनिया ग्रीन प्लेस के नाम से जानती है। यहाँ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी है, खाने के लिए ताजा फल हैं और जीने के लिए शुद्ध हवा है। लेकिन यह जन्नत सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आखिरी सांस तक इसकी रक्षा कर रहे हैं। वे लोग जानते हैं कि अगर बाहर की दुनिया को इस जगह की भनक लग गई तो लालची लोग इसे भी बर्बाद कर देंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो पेड़ से फल तोड़ रही होती है। लेकिन तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। फ्यूरियोसा अपनी दोस्त को इशारा करती है कि वह बिल्कुल चुप रहे और उसे वहीं रहने को कहती है। फिर वह खुद छुपते छुपाते उन लोगों की तरफ बढ़ती है। दरअसल यह लोग एक तरह के रेगिस्तानी लुटेरे होते हैं जो यहाँ खाने की तलाश में आया था। फ्यूरियोसा चुपके से उनकी बाइक्स के पास पहुंचती है और चाकू से एक बाइक की पेट्रोल पाइप काट देती है। लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइक का पाइप काटने वाली होती है तभी एक बाइकर उसे देख लेता है। फ्यूरियोसा तुरंत उसके पैरों पर चाकू से हमला करती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए वह सीटी बजाकर अपने इलाके के लोगों को अलर्ट कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने इलाके तक पहुंच पाती, एक बाइकर रस्सी फेंककर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वे उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूसरी ओर जब फ्यूरियोसा की माँ, जिसका नाम मैरी होती है, वह सीटी की आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि उसके बच्चे मुसीबत में हैं। वह तुरंत अपने एक साथी के साथ घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करने निकल पड़ती है। फ्यूरियोसा की माँ ने पीछा करते हुए एक राइडर को मारकर उसकी बाइक छीन लेती है, इससे पहले कि मैरी फ्यूरियोसा को बचाने के लिए आगे बढ़ती। तभी एल्सा नाम की वह लड़की कहती है कि वह भी उसके साथ चलेगी, लेकिन मैरी कहती है तुम यहाँ से सबको अलर्ट कर दो, मैं वापस आऊंगी। एल्सा उन्हें कुछ बीज देती और उससे वादा करने को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही जो लोग इस जगह को देख चुके हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब मैरी बाइक लेकर उन लोगों का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ 3 बाइकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मैरी की गोली से उनमें से एक के सिर की खोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर बाकी 2 बाइकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि स्नाइपर से बचना आसान नहीं होगा। वे एक चाल चलते हैं। जो बाइकर मरा था उसकी बाइक का तेल का टैंक खोल देते हैं और उसके पहियों को निकालकर अपनी बाइक के पीछे रस्सी से बांध देते हैं। अब जब वे आगे बढ़ते हैं तो पीछे बंधे पहियों की वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है, जिससे स्नाइपर के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच जब फ्यूरियोसा को होश आता है तो वह भी एक तरकीब लगाती है। वह दांतों से पेट्रोल पाइप काट देती है ताकि वे ज्यादा दूर न भाग सकें। दूसरी तरफ मैरी देखती है कि पास में पड़ी एक बाइक ज्यादा पावरफुल है। वह अब अपनी बाइक का पहिया और तेल का टैंक खोलकर उस बाइक में लगा देती है। अब वह भी बहुत तेज रफ्तार से उन बाइकों का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ उन बाइकों में से एक बाइक का तेल खत्म हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा ने उनका तेल का पाइप काट दिया है। अब इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है कि जो बाइक अच्छी थी उसका तेल का टैंक वह ले जाए। इसी दौरान फ्यूरियोसा अपने हाथ की रस्सी चाकू से काटकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बाइकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मैरी उनका पीछा करते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। उसके सामने वे दोनों बाइकर होते हैं, लेकिन वे स्नाइपर की रेंज से बाहर होते हैं। इसीलिए वह अपनी बाइक घुमाकर दूसरी ऊंची जगह पर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सामने एक बड़ी बस्ती है जहां बहुत सारे बाइकर मौजूद हैं और वे दोनों बाइकर उसी तरफ जा रहे हैं। मैरी समझ जाती है कि अगर वे एक बार उस बस्ती तक पहुंच गए तो फ्यूरियोसा को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैरी अब दोनों बाइकरों की तरफ निशाना लगाती है, लेकिन एक बाइकर ने फ्यूरियोसा को अपनी पीठ पर बांध रखा होता है। मैरी उस बाइक के पहिए पर फायर करती है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकती। इसके बाद मैरी दूसरे बाइकर के सिर पर गोली मारती है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। इसी बीच दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर सीधे बस्ती के अंदर घुस जाता है। वह सीधे अपने लीडर डिमेंटस से मिलने जाना चाहता है। डिमेंथास इन सब का लीडर होता है। वह जानता है कि अगर वह उसे खुश कर सका तो उसकी किस्मत बदल सकती है। उसे अच्छा खाना, पानी और इज्जत सब मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, बाकी ताकतवर लोग फ्यूरियोसा को उससे छीन लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि यह लड़की कहां से लाया है। तब वह बताता है कि यह एक ऐसी जगह से आई है जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, साफ पानी और जीने के लिए सब कुछ मौजूद है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसी जगह की तलाश हर किसी को थी। अब वह आदमी फ्यूरियोसा को लेकर डिमेंटस के पास जाने लगता है। यह सुनकर फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके पर बड़ा खतरा आने वाला है। वह जानती है कि यह बाइकर ग्रीन प्लेस की लोकेशन जरूर बता देगा, इसलिए वह तुरंत एक चालाक योजना बनाती है। इसी बीच मौका मिलते ही फ्यूरियोसा उस बाइक से कूद पड़ती है
और उस आदमी के गले में पड़ी हड्डी की डोरी को कसकर उसके गले में लपेट देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी दूर से स्नाइपर से उस बस्ती पर नजर रख रही होती है। वह फ्यूरियोसा को बचाने का सही मौका ढूंढ रही होती है। तभी उसे दूर आसमान में एक विशाल बालू का तूफान इस तरफ आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह बाइक कर गिरता है, बाकी लोग फ्यूरियोसा को पकड़कर डिमेंटस के पास ले जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर उसकी जांच करता है और बताता है कि यह लड़की पूरी तरह शुद्ध खून की है। दरअसल परमाणु हमले के बाद पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों में कोई न कोई बीमारी होती थी, लेकिन फ्यूरियोसा पूरी तरह स्वस्थ थी। डिमेंटस अब उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई है, लेकिन फ्यूरियोसा एक शब्द भी नहीं बोलती। तब उस आदमी को पकड़कर लाया जाता है जिसने उसे यहाँ लाया था, लेकिन उसके गले में चोट लगने की वजह से वह बोल नहीं पाता। तब दो लोग उसे पकड़कर उल्टा लटका देते हैं और उसे बालू पर उस जगह का नक्शा बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इसी बीच फ्यूरियोसा उसे जोर से लात मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। डिमेंटस समझ जाता है कि यह लड़की इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगी, इसलिए वह उसके साथ नरमी से पेश आता है और अपने लोगों से कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखा जाए, इसे साफ पानी और अच्छा खाना दिया जाए और कोई इसे परेशान न करे। इसके बाद फ्यूरियोसा को एक तंबू में ले जाया जाता है, जहाँ एक लड़की उसके हाथ पैर साफ कर रही होती है। उधर मैरी खुद को छिपाने के लिए एक राइडर के कपड़े पहन लेती है और फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उसी समय भयंकर रेतीला तूफान पूरे इलाके में फैल जाता है। इसी तूफान का फायदा उठाकर मैरी चुपके से कैंप के अंदर घुस जाती है और फ्यूरियोसा को ढूंढ लेती है। वह तुरंत उसे आजाद कर देती है, लेकिन जैसे ही वह एक आखिरी लड़की को मारने वाली होती है, वह लड़की डरकर कहती है, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। यह सुनकर मैरी उस पर दया करती है और उसे छोड़ देती है। इसके बाद वह फ्यूरियोसा को अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ से तेजी से निकल जाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की को उसने छोड़ा है वही उसे धोखा देगी। जैसे ही वे कैंप से बाहर निकलते हैं, वह लड़की डिमेंटस को सब कुछ बता देती है। तभी उसका एक गनमैन उनकी तरफ फायर करता है, जिससे मैरी की पीठ पर बंधी ढाल में आग लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह रुकती नहीं है। वह फ्यूरियोसा को सुरक्षित जगह पर ले जाकर अपने शरीर की आग बुझाती है और जलते हुए कपड़े उतार फेंकती है। मैरी अपनी बाइक लेकर बहुत दूर निकल आती है। रेतीले तूफान की वजह से उनके टायर के निशान भी मिट चुके होते हैं। उसे लगता है कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उसे दूर से कई बाइकों की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ डिमेंटस अपनी पूरी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। वह अपने कुत्तों की मदद से मैरी की गंध सूंघकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब मैरी समझ जाती है कि अगर वह सीधे अपने इलाके में पहुंची तो डिमेंटस वहां तक पहुंच जाएगा और ग्रीन प्लेस खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह फ्यूरियोसा को हरी घाटी के बीज देती है और कहती है कि इनकी रक्षा करना यही हमारी दुनिया की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद मैरी फ्यूरियोसा को बाइक पर बैठाकर आगे भेज देती है और खुद डिमेंटस की पूरी सेना को रोकने के लिए अकेली खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में डिमेंटस की सेना वहां पहुंच जाती है। मैरी एक पत्थर की आड़ में छिपकर एक एक कर कई लोगों को गोली मारती है, लेकिन आखिरकार वह पकड़ी जाती है। इसके बाद ये लोग मैरी को एक पेड़ से टांग कर उसे टॉर्चर करते हैं ताकि वह उन्हें हरी घाटी का पता बता दे। उधर फ्यूरियोसा भी अपनी माँ को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा पाती और वापस उसी जगह लौट आती है। फिर डिमेंटस कहता है कि अगर तुम हमें बता दोगी कि तुम कहाँ से हो तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, लेकिन मैरी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद ये लोग फ्यूरियोसा के सामने उसकी माँ को जिंदा जलाकर मार देते हैं। यह देखकर फ्यूरियोसा पूरी तरह से टूट जाती है और डिमेंटस उसे बंदी बना लेता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह हरी घाटी का पता जरूर बताएगी। अब फ्यूरियोसा को एक खगोल वैज्ञानिक के साथ पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। वह सितारों को देखकर रास्ता बताने वाला आदमी होता है। वह फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि डिमेंटस तुम्हारा ख्याल रखे तो तुम्हें खुद को अनमोल बनाना होगा। वह कहता कि मैं तुम्हें सितारों और ग्रहों को पढ़ना सिखा सकता हूँ। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, फ्यूरियोसा अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है जो सितारों के जरिए उसे उसके घर तक पहुंचा सकता है। इसी दौरान एक दिन डिमेंटस अपनी सेना के साथ खाने और पानी की तलाश में भटक रहा होता है। तभी उन्हें आसमान में लाल धुएं का एक इशारा दिखाई देता है। वे उस दिशा में जाते हैं तो वहाँ एक वॉर बॉय से मिलते हैं। वह बताता है कि मैं वेस्टलैंड के एक किले से आया हूँ जहाँ खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें किले तक पहुँचने का रास्ता दिखा सकता हूँ। यह सुनकर डिमेंटस उसे अपने साथ शामिल कर लेता है और अपनी पूरी सेना के साथ उस किले पर कब्जा करने निकल पड़ता है। वह किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना होता है। उसके अंदर शुद्ध पानी और हरियाली होती है, लेकिन नीचे रहने वाले लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। वे मिट्टी के अंदर गड्ढों में रहते हैं और खाने पानी के लिए पूरी तरह किले के मालिक पर निर्भर होते हैं। अब डिमेंटस किले के नीचे पहुंचता है और जोर से चिल्लाकर किले के मालिक को बुलाता है। वह कहता है कि तुम लोग अभी सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। तभी सामने आता है किले का मालिक इमोर्टन जो। उसके चेहरे पर एक मास्क होता है और उसका शरीर सफेद रंग का दिखाई देता है।
उसका कमांडर डिमेंटस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन डिमेंटस घमंड में हंसते हुए कहता है कि हम डरकर भागने वालों में से नहीं हैं। हम रेगिस्तान के वो तूफान हैं जो रुकना नहीं जानते। तुम्हारा ये किला आज राख में बदल जाएगा। और अब वह देखता है कि किले के चारों तरफ बहुत सारे सफेद शरीर वाले नंगे बदन लोग खड़े हैं जिन्हें वॉर बॉयज कहा जाता है। तभी इमॉर्टन जो अपने एक वॉर बॉय को इशारा करता है, वह अपने मुंह में एक विस्फोटक स्प्रे करता है और ऊंचाई से कूदकर सीधे डिमेंटस की सेना के बीच गिरता है। जोरदार धमाका होता है और कई लोग मारे जाते हैं। यह देखकर डिमेंटस घबरा जाता है। कमांडर कहता है कि हमारे पास ऐसे हजारों वॉर बॉय हैं जो इमॉर्टन के एक इशारे पर मरने को तैयार हैं। इसके बाद वॉर बॉयज डिमेंटस के लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं। वे चारों तरफ बम फेंकते हैं। इससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कुछ लोग हुक की मदद से डिमेंटस की बाइकों को ऊपर खींचने लगते हैं। इसी दौरान डिमेंटस देखता है कि जिस पिंजरे में फ्यूरियोसा कैद है उसे भी ऊपर खींचा जा रहा है और नीचे रहने वाले लोग भी उस पिंजरे पर टूट पड़ते हैं। वे लोग फ्यूरियोसा को अपहरण करने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर डिमेंटस उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है और वह किसी तरह पिंजरे को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी मिट्टी के नीचे के लोग फ्यूरियोसा को खींचकर नीचे ले जा रहे थे। एक पल के लिए देखते हैं कि अंदर इंसान का सड़ा हुआ मांस लटक रहा है और मक्खियां भिन्न भिना रही हैं। इसका मतलब ये लोग इंसान का सड़ा हुआ मांस खाते हैं। वे लोग फ्यूरियोसा के साथ भी वे ऐसा ही करने वाला थे, लेकिन तभी डिमेंटस सही समय पर उसे बचा लेता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि डिमेंटस के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपनी सेना के साथ वहां से पीछे हट जाता है, लेकिन डिमेंटस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इसके बाद डिमेंटस डीजल गढ़ पर नजर रखता है जो 2 किलों के बीच खाना और पानी के बदले डीजल की सप्लाई करता है। इसलिए डिमेंटस डीजल गढ़ पर कब्जा करने का प्लान बनाता है ताकि वह वेस्टलैंड से खाना और पानी हासिल कर सके। इसके लिए वह डीजल गढ़ से आने जाने वाले एक टैंकर को घेरने की कोशिश करता है ताकि वह उसके जरिए अंदर घुस सके। उस टैंकर में जितने भी लोग सवार होते हैं वे उन सभी को मार डालते हैं। इसके बाद डिमेंटस के लोग अपना गेटअप वॉर बॉयज जैसा बना लेते हैं ताकि वे गेस्ट टाउन के अंदर जा सकें। फिर वे लोग उस टैंकर को वापस डीजल गढ़ की तरफ मोड़ देते हैं, जबकि डिमेंटस और उसके बाकी लोग उनका पीछा करते हैं ताकि ऐसा लगे कि उन पर हमला हो रहा है। पहले तो डीजल गढ़ का लीडर कुछ शक होने पर गेट खोलने से मना कर देता है, लेकिन डिमेंटस रियल जैसा दिखाने के लिए टैंकर में सवार अपने ही लोगों को मारने लगता है। ये देखकर अंदर बैठे लोगों को लगता है कि सच में उनके लोगों पर हमला हो रहा है, इसलिए वे गेट खोलने का आदेश दे देते हैं। हालांकि वे सिर्फ टैंकर को अंदर आने देते हैं और बाकी राइडर्स को बाहर ही रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही टैंकर अंदर पहुंचता है, उसके अंदर छिपे हुए लोग बाहर निकल आते हैं और वहां के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर दरवाजा खोल देते हैं। इसके बाद डिमेंटस की पूरी सेना अंदर घुस जाती है और डीजलगढ़ पर उसका कब्जा हो जाता है। फिर वह डीजलगढ़ के सरदार को बंदी बनाकर इमॉर्टन के किले में जाता है और धमकी देता है कि अगर किसी ने चालाकी की तो वह पूरे डीजलगढ़ को उड़ा देगा। डिमेंटस कहता है कि अब से डीजलगढ़ पर मेरा राज होगा, इसलिए उन्हें खाना और पानी की सप्लाई बढ़ानी होगी और बदले में उन्हें आधा ही डीजल मिलेगा। लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वह उस पुराने सरदार को मार देता है। तभी इमॉर्टन जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है और वह पूछता है कि यह लड़की कौन है। डिमेंटस कहता है कि यह उसकी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा साफ मना कर देती है और कहती है कि यह झूठ है, इसने मेरी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया है। इसके बाद इमॉर्टन कहता है कि मैं तुम्हारा सप्लाई बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे यह लड़की चाहिए ताकि वह बड़ी होकर मेरे लिए बच्चे पैदा कर सके। साथ ही वह डिमेंटस के फिजिशियन को भी अपने पास रख लेता है। फिर उसके लोग फ्यूरियोसा को एक वॉल्ट में ले जाते हैं जहाँ पहले से कई औरतें कैद होती हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। एक दिन इमॉर्टन का बड़ा बेटा रिक्टस फ्यूरियोसा के बालों को गलत तरीके से छूता है। इससे बचने के लिए फ्यूरियोसा अपने बाल काटकर एक विग बना लेती है और रात में उसे पहनकर सो जाती है। तभी रिक्टस चुपके से वॉल्ट में आता है और फ्यूरियोसा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके बाल पकड़ता है तो विग उसके हाथ में रह जाती है और फ्यूरियोसा वहां से भाग निकलती है। वह जाकर एक पुल के नीचे छिप जाती है। रिक्टस उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन तभी उसका भाई उसे देख लेता है। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन परेशानी से बचने के लिए वह कुछ नहीं बताता और बिना ढूंढे ही वहां से चला जाता है। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि इमॉर्टन जो कि सेना एक वॉर टैंकर बना रही होती है, एक ऐसी मशीन जो भारी हथियारों से लैस है और किसी भी हमले का सामना कर सकती है। इस टैंकर को बनाने में फ्यूरियोसा भी उनकी मदद कर रही होती है, लेकिन वह एक लड़के का भेष बनाकर उनके बीच छिपी होती है। दरअसल उसका प्लान होता है कि टैंकर तैयार होते ही वह यहाँ से भाग जाएगी, इसीलिए वह कुछ दिनों का राशन और एक बाइक टैंकर के नीचे छिपा देती है। जब टैंकर पूरी तरह तैयार हो जाता है तब हम जैक को देखते हैं जो सबसे काबिल ड्राइवर होता है और वह आज तक कभी नहीं असफल हुआ है। आज वह सप्लाई रन के लिए डीजल गढ़ जा रहा होता है। फ्यूरियोसा भी उसी टैंकर के नीचे छिप जाती है। जब टैंकर दुश्मन के इलाके से गुजरता है तो कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते
देते हैं। इस हमले में टैंकर के साथ चल रहे कई जंगबाज मारे जाते हैं। इसी दौरान एक रेडर फ्यूरियोसा पर भी हमला करता है, लेकिन फ्यूरियोसा भी उस राइडर पर अटैक करती है, जिसके कारण उसकी बाइक टूट जाती है। इसके बाद फ्यूरियोसा भी लड़ाई में कूद पड़ती है और जैक की मदद करने लगती है। तभी अचानक उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और जैक देख लेता है कि फ्यूरियोसा एक लड़की है जो भेस बदलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। फिर दोनों मिलकर सभी रेडर्स को मार गिराते हैं, लेकिन तभी फ्यूरियोसा पीछे से जैक पर गन तान देती है। वह उसे टैंकर रोककर नीचे उतरने के लिए कहती है ताकि वह टैंकर लेकर भाग सके, लेकिन जैक बहुत चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है और खुद टैंकर लेकर चला जाता है। अब फ्यूरियोसा का सारा प्लान चौपट हो जाता है और वह काफी दुखी हो जाती है। इस रेगिस्तान में अब वह बिल्कुल अकेली होती है। तभी वह देखती है कि जैक वापस आ रहा है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लड़ने के जुनून को देखकर काफी हैरान हूँ। तुम्हारे अंदर लड़ने का जज्बा है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ और उसे फिर से मजबूत बनाने में मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हें लड़ाई के सारे तरीके सिखाऊंगा और तुम्हारे मकसद को पूरा करने में भी मदद करूंगा। इसके बाद फ्यूरियोसा उसकी टीम में शामिल हो जाती है और वह उसे अपना सेकंड कमांड बना देता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा और जैक का रिश्ता काफी गहरा हो गया है। एक दिन जैक उसे एक बंदूक गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए खाना, पानी और गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। तभी ये लोग टैंकर लेकर डीजलगढ़ पहुंचते हैं, जहाँ डिमेंटस के लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें खाली टैंकर के साथ वापस लौटना पड़ता है। जब ये लोग इमोर्टन जो को जाकर बताते हैं तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद वह डिमेंटस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वह जैक और फ्यूरियोसा से कहता है कि कल सुबह तुम खाली टैंकर लेकर बुलेट फार्म जाओगे और वहाँ से जितना भी गोला बारूद मिले सब यहाँ लेकर आना। शाम होते ही जैक और फ्यूरियोसा एक पहाड़ी पर मिलते हैं। तभी जैक फ्यूरियोसा के हाथ पर बना नक्शा देखता है और पूछता है कि जहाँ तुम जाना चाहती हो वह जगह कहाँ है। इसके बाद फ्यूरियोसा उसे वो बीज दिखाती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। वह कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से बचकर भागने का ये सबसे अच्छा मौका है। जैक भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह जब ये दोनों वॉर टैंकर के साथ निकलते हैं तो जैक बीच रास्ते में टैंकर रुकवा देता है और एक कार में खाने पीने का सामान और 2 बाइक्स लोड करवाकर फ्यूरियोसा को दे देता है। लेकिन जैसे ही ये लोग किले के अंदर एंटर करते हैं, डिमेंटस के लोग घात लगाकर इन पर हमला कर देते हैं। जैक टैंकर के साथ अंदर ही फंस जाता है और उसके सभी जंगबाज साथी मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा उसे बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डिमेंटस के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए जैक उसे यहाँ से चले जाने का इशारा करता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे छोड़कर नहीं जाती। वह डिमेंटस और उसके लोगों का सामना करती है और जैक को बचाकर किले से बाहर ले आती है। इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि उन्हें पूर्व की ओर 3 दिनों का सफर तय करना है, जिसके बाद वे नमक के रेगिस्तान तक पहुँचेंगे। वहाँ से आगे का सफर उन्हें बाइक से तय करना होगा, लेकिन तभी डिमेंटस उनका पीछा करता हुआ शॉर्टकट रास्तों से जल्दी ही उन तक पहुँच जाता है। इसी दौरान जैक को गोली लग जाती है और फ्यूरियोसा का हाथ भी घायल हो जाता है। इसके बाद डिमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से उनकी कार को टक्कर मारकर पलट देता है और दोनों को पकड़ लेता है। फिर वह जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे टॉर्चर करता है और उसके शिकारी कुत्ते उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। वहीं फ्यूरियोसा को भी उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे लटका दिया जाता है, जहां वह अपनी आंखों के सामने जैक को मरते हुए देखती है। लेकिन ट्रक के चारों ओर घूमती बाइक्स की वजह से बहुत धूल उड़ने लगती है। इसी का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा वहां से भाग निकलती है। हालांकि इसकी कीमत उसे अपना हाथ काट कर चुकानी पड़ती है। साथ ही वह डिमेंटस के मॉन्स्टर ट्रक को भी खराब कर देती है, जिससे वह उसका पीछा नहीं कर पाता। रेगिस्तान में चलते चलते फ्यूरियोसा बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक मिट्टी के गड्ढे में पाती है। उसके कटे हुए हाथ पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। वहाँ वह देखती है कि इंसानों के कटे हुए अंगों पर कीड़े छोड़े जाते हैं और लोग उन्हीं कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। फ्यूरियोसा किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद वह किले के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ उसी समय इमोर्टन दूरबीन से देखता है कि डीजल नगरी में आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। वह समझता है कि शायद वहाँ के लोगों ने डिमेंटस के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे डीजल नगरी को फिर से कैप्चर करना चाहते हैं। इमोर्टन जो वॉर बॉयज को राइड शुरू करने का आदेश देता है, लेकिन तभी वहाँ फ्यूरियोसा आ जाती है और कहती है डिमेंटस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर तुम एक बार यह किला छोड़कर चले गए तो वह इस किले पर कब्जा कर लेगा। डीजलगढ़ में न तो कोई आग लगी है और न ही कोई विद्रोह हुआ है। और देखते हैं कि सच में डिमेंटस अपनी सेना के साथ छुपते हुए इसी तरफ आ रहा है ताकि इमोर्टन जो को पता न चले। इसलिए वह डीजल से पहले रास्ता गीला कर रहा है ताकि धूल न उड़े। दूसरी तरफ इमोर्टन कहता है कि मैंने जो प्लानिंग की थी वही होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। थोड़ी देर बाद डिमेंटस देखता है कि धूल उड़ रही है। इमोर्टन वॉर बॉयज को लेकर निकल पड़ा है और वह डीजल नगरी की तरफ जा रहा है। अब वह खुद इमोर्टन के किले पर कब्जा करने जाता
जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि इमोर्टन के वॉर बॉयज बाइक में टायर लगाकर धूल उड़ा रहे हैं। जैसे ही डिमेंटस का दल सामने आता है, इमोर्टन का दल उस पर हमला कर देता है और अब शुरू होता है इन दोनों दलों के बीच एक भयंकर युद्ध। बताया जाता है कि वेस्टलैंड की यह जंग पूरे 40 दिन तक चलती है, जिसमें दोनों ही तरफ से काफी सारे योद्धा मारे जाते हैं। वहीं हम फ्यूरियोसा को देखते हैं, जो हाथ के कट जाने से अपने घर का रास्ता भूल चुकी है, लेकिन आज भी वह बदले की आग में जल रही है। तभी उसे पता चलता है कि डिमेंटस मैदान छोड़कर भाग रहा है, जिसके बाद वह एक आर्टिफिशियल हैंड को अपना सहारा बनाती है और साथ ही अपने बालों को काटकर डिमेंटस का पीछा करने निकल जाती है। वहीं डिमेंटस, जो अपने कुछ साथियों के साथ बचकर भाग रहा था, फ्यूरियोसा उन्हें एक एक कर मारने लगती है, लेकिन डिमेंटस उसे भटकाने की कोशिश करता है। ये सब लोग बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा एक एक करके 3 रेडर्स को मार देती है। तभी वह दूरबीन से एक रेडर को देखती है, जो गलती से दुश्मन के इलाके में चला जाता है और वो लोग उसे मार देते हैं। वहीं डिमेंटस बचने के लिए रेतीले तूफान में छिप जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे ढूंढ निकालती है। डिमेंटस जैसे ही गोली चलाने की कोशिश करता है तो गन खाली होती है। फिर वह बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा कार से उसका पीछा करती है। अब डिमेंटस समझ जाता है कि फ्यूरियोसा से बचकर भागना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन फ्यूरियोसा उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली थी। वह उसे कार के पीछे बांधकर ठीक उसी तरह टॉर्चर करती है जैसे उसने जैक के साथ किया था। इसके बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम कौन हो? ऐसा बर्ताव सिर्फ बदले की आग ही कर सकती है। फ्यूरियोसा डिमेंटस को उसकी पहचान याद करने को कहती है, लेकिन डिमेंटस को कुछ भी याद नहीं था। फ्यूरियोसा उसे याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने 15 साल पहले जिंदा जला दिया था, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता है। तब फ्यूरियोसा उसे बहुत टॉर्चर करती है। जब डिमेंटस जमीन पर नीचे गिर जाता है, तब फ्यूरियोसा उसके टैडी को अपने हाथ में ले लेती है। तभी डिमेंटस को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है और वह कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे का ही इंतजार था। कोई आएगा और मुझे इस नर्क जैसी दुनिया से खत्म करेगा। फिर डिमेंटस कहता है कि मैं और तुम एक जैसे हैं। मुझसे भी मेरा घर परिवार बेरहमी से छीन लिया गया था। यहाँ हर कोई बदले की आग में जी रहा है, उनमें से तुम भी हो। लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर डिमेंटस कहता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे एक ऐतिहासिक मौत दे। फिर वह उसे पेड़ से लटकाकर धीमी आंच पर जलाती है, जैसे डिमेंटस ने उसकी माँ के साथ किया था। लेकिन अभी भी वह उसे जान से नहीं मारती। अब कहानी भविष्य में कुछ समय आगे जाती है और हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी बॉडी के बीच से एक पेड़ उग रहा है, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस है, जो दर्द से आज भी तड़प रहा है। उसे दर्दनाक मौत देने के लिए फ्यूरियोसा ने उस बीज को उसकी बॉडी में उगाया है, और यह वही बीज है जो फ्यूरियोसा को उसकी माँ ने दिया था। अब जब उस पेड़ पर पहला फल लगता है तो वह उसे सभी प्रेग्नेंट महिलाओं में बांट देती है और उन्हें इस वॉर टैंकर में छिपाकर यहाँ से ले जाती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।